जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। हेलो एंड वेलकम टू एस एकेडमी। मैं हूं आपकी सीएस पायल मैम और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूं लास्ट 5 डेज की स्ट्रैटेजी। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, बिजनेस स्टडीज पेपर को बचे हैं पूरे 5 दिन और इन 5 दिनों को किस तरह से आप प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं बताने वाली हूं आज इस वीडियो में। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी अपना ली तो आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बच्चा बन सकते हैं और 95% क्या उससे ज्यादा भी ला सकते हैं। बिजनेस स्टडीज में बहुत स्कोप होता है। बिजनेस स्टडीज बहुत सिंपल इजी सा सब्जेक्ट होता है जिसमें अगर आप बहुत अच्छा नहीं भी पढ़ के गए हैं, जनरल नॉलेज से भी आप आंसर लिख सकते हैं। बस आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा अभी 5 दिन लास्ट के आपको किस तरह से यूटिलाइज करने हैं वो मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं डे नंबर 1 के साथ। ये है आपका डे नंबर 1 जिसमें आपको बेसिकली एक ही काम करना है एंड दैट इज एनसीईआरटी रीड करना है। मतलब आपकी जो बुक है ना उसको अच्छे से पढ़ना है। अक्सर मैंने देखा है ना, बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक्स खरीद लेते हैं, कोई भी अच्छा ऑथर ढूंढते हैं और उनकी रेफरेंस बुक्स लेके बैठ जाते हैं एंड दे फील लाइक एनसीईआरटी को साइड करो ना, अब ये तो बढ़िया है, इनसे पढ़ते हैं। पर ऐसा नहीं चलता। सीबीएसई बहुत लॉयल है अपने एनसीईआरटी को लेके। वो बोलता है मेरी एनसीईआरटी से तुम्हारी गद्दारी मुझे बर्दाश्त नहीं होगी और वो कई बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पिक करता है, मतलब यही की लैंग्वेज उठा के क्वेश्चन पिक कर लेंगे। इसलिए सीबीएसई को नाराज नहीं करेंगे, उनको हम खुश रखेंगे और एनसीईआरटी अच्छे से रीड करेंगे। तो फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स उठाने हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट आई एम श्योर आप कर लेंगे। सारे चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं क्योंकि आपने एनसीईआरटी एक आधी बार तो पढ़ी होगी इससे पहले और आपने चैप्टर्स रिवाइज भी कर लिए होंगे मोर और लेस, तो आपके लिए ना एक चैप्टर को फिनिश करना आधे या पौने घंटे का ही काम होगा। तो आपको 12 चैप्टर्स हैं, ऑलमोस्ट दिन के 12 चैप्टर या 11 घंटे, मतलब 12 घंटे या 11 घंटे देने हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं बट मुझे उम्मीद है तुमसे पूरी तुम कर लोगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी रीड कर लेना। ठीक है, यहां से तुम ये समझना कि कैसे कीवर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज से हम एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं और यही स्ट्रैटेजी तुमने अपने पेपर में लगानी है। तुम्हें जब अपनी आंसर राइटिंग करनी है ना, वैसे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आंसर कैसे होना चाहिए, बट फिलहाल समझ लो कि तुम्हें अपनी आंसर राइटिंग में सिंपल लैंग्वेज यूज करनी है सो दैट कोई भी इंसान जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो वो भी उसे पढ़ पाए, वो भी उसे समझ पाए। और दूसरा, उसमें कीवर्ड्स का तड़का लगाना है, मतलब ऐसे वर्ड्स डालने हैं, ऐसे जार्गन्स डालने हैं, ऐसे एम्फेसाइज करने वाले वर्ड्स डालने हैं जिसको पढ़ के एग्जामिनर खुश हो जाए और बोले हो गई जुबान की बल्ले बल्ले, है ना। तो बस वही करना है आपको, एनसीईआरटी रीड करनी है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है और ये देखना है कि कैसे सिंपल लैंग्वेज और कीवर्ड के कॉम्बिनेशन से हम एक बहुत अच्छा आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे बस एक छोटा सा काम और आप कर लीजिएगा मेरे लिए, दैट इज समरी नोट्स बना लीजिएगा, 1 पेजर नोट्स बना लीजिएगा। उससे क्या होगा ना, जब पेपर का एक दिन पहले वाला टाइम आएगा ना, तब आप इन समरी नोट्स को ही देख के ना अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे। ये आपको ज्यादा बहुत इन डेप्थ वाले डिटेल वाले नहीं बनाने, जस्ट एक 1 पेज, उसी में पूरा चैप्टर फ्लो चार्ट या जैसे भी करके लिख दो। ठीक है, समरी नोट्स का इफ यू वांट कोई एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपको एक अलग से शॉर्ट्स में दिखा दूंगी कि इस तरह से समरी नोट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो रीड एनसीईआरटी, कीवर्ड्स और सिंपल लैंग्वेज का तड़का लगाना है और समरी नोट्स बनाने हैं। ये सब आपको करना है डे नंबर 1 पे। डे 1 पे ही आपको ज्यादा काम करना है, बाकी दिन बहुत कम काम है। तो डोंट बी लाइक कि ये तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। तुम 12th क्लास के स्टूडेंट्स और तुम पायल मैम के स्टूडेंट्स हो, तुम सब कर लोगे। ठीक है, चलो अब ये है डे नंबर 2। डे नंबर 2 पे तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस और बस केस स्टडी सॉल्व करनी है सारे चैप्टर्स की। कितनी? जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उनकी 10 से 20 कर लो, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उनकी 30 से 40 कर लो। ये अगर तुमने कर लिया ना, केस स्टडी का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आई एम प्रीटी श्योर तुम सब अटेम्प्ट कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो केस स्टडीज हर एक चैप्टर की सॉल्व करके देखनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक चैप्टर के सॉल्व करके देखने हैं और वहां से जहां तुम गलतियां कर रहे हो वो वाली सारी कॉन्सेप्ट्स लिख लेनी है एक पेज पे। हाँ, ये भी बता दूं, 4 दिन 5 दिन तुम जो भी करने वाले हो ना, जहां जहां तुम गलतियां कर रहे हो, यहाँ जहां जहां तुम्हें लग रहा है कि ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहेगा, वो एक पेज पे अलग से जरूर लिख लेना। ठीक है, फैक्ट्स, फिगर्स, फॉर्मूलाज तो वैसे इतने होते नहीं, बट ऐसी चीजें जो अच्छी हैं, याद रखने वाली हैं और तुम्हारे पेपर मतलब आंसर के वेटेज को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीजें एक पेपर पे नोट डाउन कर लेना। तो केस स्टडी सॉल्व करते वक्त जो भी गलतियां तुम कर रहे हो वो मेक श्योर करो तुम एक पेज पे लिख लो। ये आ गए हम हमारे 3rd डे पे। 2 दिन हमारे निकल गए हैं, एनसीईआरटी हमने रीड कर लिया है, केस स्टडीज हमने सॉल्व कर ली हैं। अब हम बोलते हैं कि हमें करने हैं एमसीक्यू सॉल्व। एमसीक्यू से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग का पेपर ही आपका यहां से पूछा जाता है। तो 20 नंबर अगर आपको पूरे लाने हैं तो आप ये जरूर करिएगा। देखो एक चीज मैं तुम्हें और बताऊं ना,
सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे लिखें, एग्जामिनर अगर बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ तो मार्क्स काट लेगा, स्कोप बनता है उसका मार्क्स काटने का, ठीक है। और सम एग्जामिनर्स फील लाइक थ्योरी पेपर में कभी कभी पूरे नंबर नहीं देने चाहिए, तो वहां पे भी बिना मतलब के मार्क्स काट लेते हैं। मैं भी एक ऐसी ही टीचर हूँ जो बच्चों को 5 में से 5 कभी नहीं देती, बिकॉज आई ऑलवेज फील देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, तो उनको 4, 4.5 ऐसे देती हूँ, ठीक है। तो बिना मतलब के आधा नंबर काट लिया जस्ट फॉर द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट वाली चीज। बट एमसीक्यूज में ये चीज नहीं होती। अगर तुमने एमसीक्यू सही मार्क किया है तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे, कोई वहां पे तुम्हारा आधा 1 नंबर काट नहीं पाएगा। तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन तुम सही मार्क करो, 20 तुम्हारे मार्क्स पूरे पक्के पक्के हो जाएं, उसके लिए ये वाला दिन बहुत ध्यान से देखना। एमसीक्यूज में तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें तुम्हारे सिनेरियो दे देंगे, उसमें क्वेश्चन पुट कर देंगे और बताएंगे, मतलब पूछेंगे तुमसे कि बताओ इसमें कौन सा सही आंसर फिट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जिसमें वो डायरेक्ट अवे मतलब तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे एंड दे विल आस्क यू टू मार्क द राइट आंसर। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आएंगे या स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 स्टेटमेंट दे देंगे, दिल आस्क यू दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, एक ठीक है एक गलत है। असर्शन रीजन में दिल आस्क यू असर्शन में लिखी हुई चीज ठीक है गलत है, रीजन में लिखी हुई चीज ठीक है गलत है, दोनों एक दूसरे से मैच खाते हैं, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन आएंगे जरूर, और हर चैप्टर में 2 से 4 क्वेश्चन अगर तुम इस नेचर के अटेम्प्ट कर लोगे तो यूल बी रेडी विद द कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आता जनरली, और ये हर साल भी नहीं आता बट स्टिल आता है, ठीक है। तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे, हम हर चीज के लिए प्रिपेयर रहेंगे, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, डायरेक्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। अभी कुछ सालों से ना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब वो भी आप देख के जा सकते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, एट द सेम टाइम मतलब थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, मतलब टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है इससे। तो ये वाले अगर आप कर लोगे ना, बाकी सब में आपको वैसी ही हेल्प मिल जाएगी। तो ये है आपका 3rd डे का पूरा शेड्यूल कि आपको क्या करना है। आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठानी है, आपको ऑनलाइन कोई भी कंटेंट उठाना है, वहां से जितने एमसीक्यूज हैं सारे के सारे रीड कर डालिए। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको सजेस्ट करूं कोई बुक तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं कमेंट सेक्शन में उसका सजेशन मतलब आपको बता दूंगी, बुक का रेफरेंस यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं दूसरों को फेमस क्यों करूँ, पहले तो खुद ही हो जाऊँ। चलिए फिर आता है डे 4 जिसमें आपको आपके बाकी थ्योरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए आपने केस बेस्ड क्वेश्चंस कर लिया, आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया, आपने एमसीक्यूज रीड कर लिया, मतलब कर लिया, अटेम्प्ट लगा लिए। अब बचा है बाकी के थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। बट बिफोर दैट मैं एमसीक्यू वाले पे ना वापस जाऊंगी क्योंकि एक लाइन बोलना भूल गई थी मैं तुम लोगों को। देखो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब आप घर में अटेम्प्ट कर रहे होते हो ना, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता है क्या करते हुए देखा, वो रखते हैं सामने बुक, यहाँ पे हाथ रखेंगे आंसर से ऊपर, ठीक है, और यूँ थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे सी होगा इसका आंसर या डी होगा, और फिर थोड़ा सा यूँ टिल्ट करके देख लेंगे, हाँ मुझे तो लग ही रहा था सी होगा। ये मत करना, आंसर तुम्हें सामने रखना ही नहीं है। और अगर तुम्हारी बुक में आंसर साथ ही साथ लिखे हुए हैं तो एक पेपर लेके बैठो, उसी से आंसर ढको और पहले उस क्वेश्चन को रीड करके तुम्हें जो आंसर लग रहा है वो लिखो। डोंट बी लाइक फ्लिप करके देख लेता हूं यार इसका आंसर क्या है, नहीं करना है वो। तुम्हें अगर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस बना के जाना है पेपर में कि तुम कोई भी क्वेश्चन का गलत आंसर मार्क नहीं करके जाओगे, तो मेक श्योर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि तुम अपने आप को धोखा दोगे ना, अल्टीमेटली सीबीएसई तुम्हें धोखा दे देगा। और ये मेरे साथ हो चुका है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। सो बचपन में क्या होता था, आई यूज्ड टू गो फॉर अ कोचिंग क्लास कहते हैं ट्यूशन थी, पर्सनल ट्यूशन होती है ना, तो एक मैम के पास मैं जाती थी, तो वो क्या करती थी, हमें पढ़ाने के साथ साथ ना बीच में खाना बनाने चले जाते थे, कहीं चले जाते थे, तो वो क्वेश्चन देते थे, खाना बनाने चले जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था अरे मैम तो देख नहीं रही है, चलो आंसर अपन इसी में से देख देख के कर लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत फ्लिप करके मतलब जैसे ही अपने दिमाग में आता था वैसे कर लेती थी, ठीक है। वो पहला साल था जब स्कूल में मेरी 6th 7th रैंक चली गई थी, अदरवाइज मैं हमेशा टॉप 3 में रहती थी, और 6th 7th पे चली गई। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड, माई मॉम वॉज सो डिसअपॉइंटेड, और मुझे उस चीज़ का ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मैंने इनको डिसअपॉइंट कर दिया। फिर आई रियलाइज कि वो जो टीचर मतलब जाती थी किचन में, मैं उनके सामने अच्छा परफॉर्म करके भी क्या ही कर पाई, मतलब उनके सामने मैंने सारे आंसर सही मार्क कर लिया, अल्टीमेटली तो मैंने पेपर में, तो वो नहीं करना चाहिए। अपने आप को कभी धोखा मत दो, टीचर्स को कभी धोखा मत दो, मेक आप मतलब ऐसी चीज़ें करो अपने लिए ताकि कॉन्फिडेंस भी बढ़े और खुद तुम उतने नॉलेजेबल बनो इंस्टेड ऑफ कॉपी पेस्टिंग या चीटिंग, ठीक है। चलिए डे 4 पे तो तुम्हें क्या करना है, सीबीएसई हर साल ना एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है, ठीक है। वो बेसिकली एक तरीका होता है तुम्हें बताने का कि पेपर इस बार इस पैटर्न से आएगा, तो वो सैम्पल पेपर तुम्हें ऑनलाइन डाउनलोड करना है, उसके आंसर्स अलग से होते हैं, क्वेश्चन अलग से होते हैं, तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना है। और ये हम ऐसे नहीं करेंगे कि अभी मेरा एक क्वेश्चन लिखने का मन कर रहा है, अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन लिखने का मन कर रहा है, 2 घंटे बाद मैं तीसरा लिखूंगी, नहीं। हम एक पूरा पेपर का एनवायरनमेंट बनाएंगे, एक क्लोज रूम रखेंगे, घर पे किसी को सबको बोल देंगे कि भैया हम तैयारी कर रहे हैं, हमसे दूर रहो तुम, ठीक है। और एक रूम में आराम से बैठ के एक टाइमर लगाएंगे, फोन को बाहर रख के आएंगे, 3 घंटे के टाइमर में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखो, बिल्कुल एग्जामिनेशन वाला फील लेके कि भैया हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और इस तरह से आप पूरा अपना थ्योरी वाला पेपर अटेम्प्ट करके देखोगे। अब यहाँ से तुम्हें पता क्या क्या चलेगा, यहाँ से तुम्हें ये पता चलेगा
चलेगा कि मैं कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था कि इसका आंसर तो मैं लिख लूंगा और मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है, कौन कौन से टॉपिक पे और ज़्यादा देख के जाना है, लिखने में कहाँ मेरी गलतियाँ हो रही हैं, मैं कहाँ लैक कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली कितने पानी में हूँ, वो तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व करके समझ में आ ही जाएगा अपने आप, ठीक है। और इसी के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना। अगर तो तुम अटेम्प्ट कर पाओ तो लेटेस्ट वाला जो प्रीवियस ईयर हो, मतलब 2024 वाला, वो पूरा बैठ के 3 घंटे का पेपर दे लेना। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए ज़्यादा हो जाए तो जस्ट जो बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं, जो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं, वो देख लेना, वो लिख के देख लेना। बाकी सारे देख के तो जाना कि किस नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा डे 4 पूरा कंप्लीट होगा। वैसे तो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर तुम एक सैम्पल पेपर कर रहे हो तो दूसरा PYQ आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन नहीं दे रही, मैं बोल रही हूँ तुम्हें करना ही है, ठीक है। अच्छा, इन डेज में कहीं पे भी तुम अटको ना, कहीं पे भी तुम्हें दिक्कत लगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें या तो वीडियो के नीचे कमेंट करना है या फिर इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। इतनी फैसिलिटी हम आपको दे रहे हैं। चलिए, इसके बाद आएगा डे 5 विच इज 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन। उसमें आपको क्या करना है, उसमें रहेगा आपका अंतिम रिवीजन, मतलब आपका फाइनल रिवीजन। इसमें आपने 4 दिन में जो जो गलतियां की हैं, जो जो नई चीजें सीखी हैं, जो समरी नोट्स बनाए हैं, NCERT में जो चीजें हाईलाइट करी है, वो सारी की सारी टुगेदर एक जगह रख के पुट करके आराम से बैठ के देखना है। और ये मेक श्योर करना है कि अगले दिन मैं कुछ भी इनमें से सेम मिस्टेक नहीं करूंगी। इस दिन को मैं तो कोशिश करूंगी तुम्हें बोलने की थोड़ा लाइट रखना, क्योंकि एक दिन पहले हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं ना, विच हम अल्टीमेटली करते हैं, कोई कितना भी ज्ञान क्यों ना दे ले, ठीक है। बट स्टिल मेरा तो फर्ज है तुम्हें ज्ञान देने का, तो आई से थोड़ा सा लाइट रखना, अच्छा खाना खाना, ज़्यादा तंदूरी चिकन विकन मत वो करना, आराम से सॉफ्ट सा खाना खाओ, आराम से रहो, बेसिक सा वो करो, अच्छे से टाइम से अपनी नींद लो और अगले दिन रॉक करके आओ, है ना। चलो, तो लास्ट रिविजन में बस यही रहेगा, जो गलतियां तुमने की हैं वहां से सीख लेनी है, जो नई चीजें कुछ नहीं उठानी है यहाँ पे, ये ध्यान दे लेना। जो बच्चे सोचते हैं ना पेपर से एक दिन पहले वो वाला टॉपिक मेरा छूटा था मैं उसको कवर कर लूंगा, नहीं करना है। जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है बस उतना ही रखना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कहीं पे भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये मान के चलो जितना मैंने पढ़ा है बस उतने ही आएगा और कहीं से कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। चलो, इसके बाद आएगा हमारा फाइनल डे, जिस दिन हमारा एक्चुअली बिजनेस स्टडीज का पेपर है। उस दिन हमें क्या करना है, उस दिन हमें बढ़िया तरीके से काम होके पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। मेरा बस एक ही कंसर्न रहता है हर एक स्टूडेंट को लेके, जो कि पहले मुझे खुद को लेके रहता था जब मैं स्टूडेंट थी, और वो ये था कि पेपर में पैनिक नहीं करना है। मैंने ना अपना इकोनॉमिक्स का पेपर ना बहुत गंदा बिगाड़ा था बिकॉज मैं पैनिक हो गई थी। बस मैं चाहती हूँ मेरा कोई भी मतलब स्टूडेंट सेम मिस्टेक नहीं करे। आपको पेपर से पहले ना तो एग्जामिनेशन सेंटर में अपने दोस्तों को जाके मिलना है कि भैया वो बोलेंगे अरे मैंने वो पढ़ लिया, तूने वो पढ़ा, अरे तूने वो कर लिया, तूने उतना नहीं पढ़ा, मैं तो ये पढ़ के आया हूँ, अरे मैं तो 4 बुक्स लेके आया हूँ, तू तो 1 बुक लेके। ऐसे सारे दोस्तों को ना पहले से ही दूर रख लेना। मेरे कुछ थे ऐसे दोस्त, ऐसे पूरा मतलब एक दोस्त तो अब शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट शी डिड, ओपन बुक हमारा पेपर था, उसमें 5 बुक्स लेके आई थी और मैं सिर्फ 1 बुक लेके गई थी। वो पेपर मतलब बुक का साइज देख के यार ये क्या लेके आई, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आई। मैं आधी पैनिक तो वहीं हो गई थी, बट थैंकफुली मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया था। बट ऐसे दोस्तों को प्लीज इतनी दूरी पे रखो कि, और मैं तो एक ही स्ट्रैटेजी अपनाती थी पेपर में। मुझे मेरे मॉम मतलब मेरी मम्मी और मेरा भाई छोड़ने जाता था, तो हम तो गाड़ी में बैठते थे और मैं अपनी गाड़ी लगवाती थी बिल्कुल कोंटे में ताकि कोई देख ही ना पाए। और जैसे ही बेल बजती थी ना, सीधा गाड़ी से निकल के सेंटर में, बस बीच में इधर उधर किसी से मिलना जुलना ये सब करती ही नहीं थी। और इवन फॉर दैट मैटर पेपर के बाद भी नहीं करती थी, क्योंकि पेपर के बाद ना सबको चुल मचती है, तूने इसका आंसर क्या मार्क किया, तूने इसका आंसर क्या मार्क किया। और वहां पे वो जो टॉपर्स होते हैं ना, पता नहीं क्या ही करते हैं, दिमाग घुमा देते हैं पूरा का पूरा। तो ना पेपर से पहले किसी से मिलो, ना पेपर के बाद किसी से मिलो। पेपर में अपने आप को काम रखो, अपना टेम्पो मेंटेन रखो। किसी भी चीज़ का हमें प्रेशर नहीं लेना है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई बात नहीं, हमने बहुत पढ़ा है, हम बाकी सारे अटेम्प्ट कर लेंगे। नहीं आएंगे 195 तो पक्का लेके जाएंगे, ठीक है। बस इतनी ही एक्सपेक्टेशंस है मेरी आपसे कि आप पेपर बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, इन 5 दिनों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अल्टीमेटली कर पाएंगे सब कुछ। यस, मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्टूडेंट्स पे कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, अपना बेस्ट दे के आने वाले हैं। पेपर से पहले 5 दिन मैं आप लोगों के लिए पूरी फ्रीडम रख रही हूँ। जो डाउट्स आप लोगों के पास हैं प्लीज़ मेरे पास लेके आइए, मैं उनको आराम से एंटरटेन करूंगी, बिल्कुल आपको पूरा समय दूंगी, ठीक है। बस अब मैं और ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगी इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन टू, ठीक है।